जब मैं नौकरी में था हाँ तो एनआईटी में हमारा एक सेंटर होता था, ठीक है। उस समय मैं नागपुर में आता था ऑफिशियल। तो ऑफिशियल क्या होता है कि कुछ मेटलर्जी की बातें बच्चों को बताता था, क्योंकि मेरा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का है, यहाँ मेटलर्जी के बच्चों को हम लोग रोलिंग मिल के बारे में। मेरा भी एक्चुअली इंजीनियरिंग हुआ है सर, और मेरा माइनिंग में हुआ है। अरे वाह वाह वाह। उसी में फिर मुझे जाने का मौका मिल गया रूस में, गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। वहाँ से जब मैं आया तो वहाँ वाला एक घटना हुई थी उस समय चेरनोबिल की। चेरनोबिल जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, आपको याद होगा। उस समय वो न्यूक्लियर डिजास्टर जब हुआ था तो मैं वहीं पर था, मॉस्को में। अच्छा। और आपको मालूम है उस समय रूस जो है पूरी तरह से आयरन कर्टन था, मतलब खबरें लीक नहीं होती थी। तो मैंने उस समय कविता वहाँ लिखी थी, चेरनोबिल। अच्छा। चेरनोबिल नाम से कविता लिखी। वो कविता यहाँ धर्मयुग में छपी। अच्छा। धर्मयुग आपको मालूम बॉम्बे से निकलता था, हिंदी का बहुत बड़ा सर्कुलेशन था धर्मयुग। क्या चेरनोबिल? चेरनोबिल, चेरनोबिल, चेरनोबिल है ना। ये जो है बहुत बड़ा, आज भी लोग उसको याद करते हैं कि वो न्यूक्लियर डिजास्टर जो हुआ था, है ना, उसमें। ये इंग्लिश शब्द है क्या सर? ये रूसी शब्द है। अच्छा, रूसी शब्द। रूसी शब्द है। रूस में ही वो आपके कीव में अभी जहाँ चल रहा है ना, उक्रेन, एक चार्ट दिख रहा है, उक्रेन और रूस का जो युद्ध भी चल रहा है वो चेरनोबिल के आसपास चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो चेरनोबिल की सिटी है क्या? सिटी है। अच्छा, तो वो उसी टाइटल से आपने कविता लिखी? उसी टाइटल से, फिर क्योंकि वहाँ मॉस्को में रह के कविता लिखी और वो धर्मयुग में भेजी थी। कौन सा साल था सर? ये साल था समझिए 1986। ओके, 1986 है ना। अब वहाँ से जब वो कविता यहाँ छपी तो उस समय उसके संपादक होते थे धर्मवीर भारती। हिंदी का बहुत बड़ा नाम है। हाँ, बहुत बड़ा। उन लोगों ने मेरा फोटो के साथ वाली कविता छापी। उसका रीज़न ये था कि जो खबरें उस समय रूस से लीक नहीं होती थी, हाँ। और इधर चावला जी ने एक खबर कविता के रूप में पहुंचा दी लोगों तक, है ना। तो उसमें मैंने बहुत बड़ा सवाल भी किया था उस कविता के माध्यम से कि हमारा ये न्यूक्लियर ये किसके लिए, जो डेवलपमेंट है किसके लिए हो रहा है। तो वो कविता कैसे भेजी, लिख के भेजी क्या आपने? वो कविता मैंने वहाँ से दूतावास से भेजी। मैंने हमारा जो एम्बेसी था, वहीं से चिट्ठी विट्ठी जाती थी। हाँ, तो हमारी चिट्ठियाँ एम्बेसी में आती थी, एम्बेसी से ही जाती थी। तो एम्बेसी में मैंने वो दे दी लिख के धर्मवीर भारती के नाम से, उनको बताते हुए कि मैं यहाँ पर आया हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो उन्होंने पूरा वो पैराग्राफ छाप करके साथ में दिया। तो खैर वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब हिंदी जगत में मेरा नाम जो है वहाँ से शामिल हो गया पहली बार। लेकिन कविताएं में तो मैं कॉलेज से लिख रहा था। अच्छा। लिख रहा था, लेकिन मेरी वो नहीं थी, ख्याति नहीं थी। लेकिन जब ये धर्मयुग में छपी उसके बाद लोग मुझे जानने लगे, और उसके बाद फिर मुझे एक अवार्ड भी मिला। वो था आपके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से। अच्छा। HRD मिनिस्ट्री से अवार्ड मिला, हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार। अच्छा। हाँ। अब अवार्ड मिलने के बाद में फिर मेरी कविताएं छपने लगी, है ना। और उसी दौरान मैं अपनी शॉर्ट स्टोरीज भी लिख रहा था। तो जो वहाँ की मैगजीन थी उस समय बड़ी, सारिका, है ना, फिर कथा देश, फिर आपके हंस, ये सब जो पत्रिकाएं थी, और नामी गिरामी जो संपादक लोग थे जिसमें कमलेश्वर, है ना, राजेंद्र यादव, ठीक है ना। फिर आपके ये इधर आपके जबलपुर से जो निकलती है पहल पत्रिका जबलपुर से निकलती है। तो इस तरह से करके हिंदी जगत में मेरी कविताएं और कहानियाँ लोग जानने लगे। तो एक किताब निकली मेरी लोक कथा की पहली, नीचे वाली चिटखनी। नीचे वाली चिटखनी, चिटखनी वो होता है ना। हाँ, चिटखनी। हाँ, चिटखनी। अच्छा। नीचे वाली चिटखनी जो है वो लघुकथा संग्रह छपा। और उसके बाद फिर कई, ये कौन से साल की बात है? ये हो गया आपका 1990 के आसपास। ओके।
उसके बाद फिर बहुत सारे कथा संग्रह और आपके कविता संग्रह छपे, लगभग 30 किताबें मेरी, कहानियाँ, लघु कथा संग्रह, कविताएं, ये, और लेखन मेरा लगातार चलता रहा। इधर नौकरी मेरी चलती रही, है ना। उसी सेल में ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र हो के मुझे भेज दिया गया आपके दिल्ली में, भारत सरकार से अटैच कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के साथ। फिर वहाँ से मुझे भेजा यहाँ गुजरात में, भावनगर में, जहाँ स्टील के पुराने जहाज आते हैं, वो काट दिए जाते हैं, काट के जो कोई भंगार होता है वो फिर बहुत सी जगह पर जाता है। उनमें एक जगह है मंडी गोविंदगढ़, वो पंजाब में। वहाँ छोटे छोटे बहुत से कारखाने हैं, जैसे आपके नागपुर में भी है ना। हाँ, इधर हिंगना में भी, और उधर जो बोटीबोरी में भी, वहाँ छोटे छोटे कारखाने हैं। उस तरह के वहाँ बहुत से कारखाने हैं जहाँ ये भंगार जाता था, भावनगर वाला, है ना। तो फिर वहाँ भारत सरकार ने मुझे वहाँ भेजा कि जो छोटे कारखाने हैं उनको ट्रेनिंग डिपार्टमेंट नहीं होता, तो वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए, है ना, कि कैसे स्टील बनाना चाहिए वगैरह वगैरह, कैसे रोलिंग करना चाहिए, इन सब के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए मुझे भेज दिया गया। वहाँ एक इंस्टीट्यूट बनाया गवर्नमेंट ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, शॉर्टकट में उसको बोलते हैं NISST। ठीक है। तो मैं यहाँ चला आया, और रहने के लिए मैंने, बगल में सिटी है वो चंडीगढ़, क्योंकि एजुकेशन की सिस्टम वहाँ ठीक है, तो बच्चों का एजुकेशन चंडीगढ़ में हो रहा है ना। और मैं रोज़ अपना अप डाउन करता था, करीब 50 किलोमीटर पड़ता है ना, तो 50 किलोमीटर अप डाउन करते हुए मैंने वहाँ अपना बाकी नौकरी का जीवन वहाँ बिताया। लेकिन जो मेरे लिखने की चीज़ है वो रुकी नहीं, वो लिख रहे थे, और मैं साथ साथ थोड़ा टेक्निकल काम भी कर रहा था, क्योंकि जिनको अब समझाना पड़ता था वो अंगूठा छाप लोग थे, तो उनको हिंदी, जो सरल हिंदी है उसमें बताना पड़ता था। अब रोलिंग मिल का फिर वो सारा, फिर मैंने हिंदी में, जो लोकल हिंदी है उसमें बताना शुरू किया। तो ये भी थोड़ी मेरी एक किताब पब्लिश हुई है, जिसमें उसका नाम दिया है इस्पाती ऊंचाइयों की ओर। अच्छा, तो टेक्निकल राइटिंग आप उसको बोल सकते हैं, है ना। फिर एक स्टील मेकिंग पर किताब है ना, इस्पात परिचय के नाम से, इस्पात परिसर, परिचय है ना, इस्पात परिचय के नाम से। तो वो किताब फिर वहाँ आम भाषा में लिखी हुई, उन्हें तकनीकी ज्ञान के लिए वो किताबें हैं, है ना। तभी मेरा जो वास्ता है वो पंजाब विश्वविद्यालय से हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। यस, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, चंडीगढ़ में थी, तो सैटरडे संडे हमारी फ्री होता था, 5 डे वर्किंग था, तो वहाँ जाता था मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। और वहाँ मुझे जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे अब उसमें एक डिपार्टमेंट होता था तिब्बतन एंड चाइनीज़, तिब्बत एंड चाइनीज़ का कंबाइंड एक डिपार्टमेंट। अच्छा, तो वहाँ मैं चाइनीज़ पे मेरा ध्यान पड़ा था कि चाइनीज़ सीखूंगा, है ना। लेकिन चाइनीज़ तो मैं सीख नहीं पाया, तिब्बतन में मेरा एडमिशन हो गया। अच्छा। तिब्बती भाषा में, है ना। तो तिब्बती भाषा के जो सर थे, है ना, उन्होंने थोड़ा सा जातक कथाओं के बारे में भी बताया, थोड़ा जातक कथाओं को मार्केट में मुझे मिला, तो उस तरह से मेरा इंटरेस्ट जो है जातक कथाओं में बन गया, है ना। तो उसमें पाली, कौन से साल की बात है एडमिशन जब लिया? ये समझिए कि 2000 में, ओके, 2000 में मेरा इनसे, तो होते होते फिर ये हुआ कि मेरा एडमिशन हो गया PhD के लिए। PhD में जो मुझे सिनॉप्सिस देनी पड़ी, वो ये थी कि भाई जातक कथाओं में आप प्रबंध शास्त्र देखें, क्योंकि MBA मैंने किया हुआ था, आपको पता, वो रांची में किया था। तो अब ये हुआ, इसका कनेक्शन ऐसे बैठ गया कि आप जातक कथाओं में प्रबंध शास्त्र देखिए, है ना।
वहाँ से फिर मेरी समझिए कि लाइन एक तरह से भगवान बुद्ध की तरफ मुड़ जाती है और मेरा लेखन भी जो है वो साथ साथ चलता रहता है। हाँ ठीक है। फिर जब इसमें मुझे थोड़ी सी सफलता दिखने लग गई कि सचमुच में ये मतलब इसमें मेरा काम हो सकता है, तो मैंने फिर एक अप्लाई किया कि मुझे भाई ऑफिस में तो बताना पड़ता है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है ना रिसर्च के लिए। तो फिर मैंने थोड़ा सेवानिवृत्ति ले ली, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। कौन से साल में? ये लगभग था 2003 की बात है समझिए। ओके। है ना। तो लेकिन ये जो काम कितने साल बचे थे आपके फिर नौकरी के? लगभग 5-1 साल ओके। बचे हुए थे, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि भाई आप इसी पे कंसंट्रेट कीजिए। तो 2011 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई, डिग्री मिल गई। पीएचडी का क्या विषय था फिर? यही था जातक कथाओं में प्रबंध शास्त्र। अच्छा। हां हे मग इथून खरी इंटरव्यू इथून सुरू होते आहे की ना सर? जातक कथाओं में प्रबंध से शुरू हो शास्त्र। गया। हाँ। वहाँ से फिर पीएचडी लेने के बाद जो है मैंने ये काम शुरू कर दिया कि भाई अब पूरी दुनिया को ये बात बतानी चाहिए कि जातक कथाओं में हमारी एक बहुत बड़े ज्ञान की बात छुपी हुई है। ये जो है पशु पक्षियों की कहानियाँ नहीं हैं। हाँ। ये मनोरंजन के लिए भी कहानियाँ नहीं हैं। ये नीति कथाएं भी नहीं हैं। बहुत लोग पंचतंत्र करते हैं ना, बिल्कुल। तो वैसा कहानियाँ नहीं हैं, विष्णु छाप कहानियाँ नहीं हैं इसमें, है ना। अभी इनमें एक खास उद्देश्य से लिखी हुई कहानियाँ हैं और इसमें इनमें से एक मैनेजमेंट का मॉडल निकलता है। अच्छा। जब 547 कहानियों पर आप पूरा विचार करते हैं समग्रता में, है ना, टोटलिटी में जब आप विचार करते हैं, 1-2 कहानियों की बात नहीं है। जब 547 कहानियाँ 547 कहानियाँ हैं और जब इन पर आप पूरी तरह से विचार करते हैं तो आपको लगता है कि इसमें एक मॉडल निकल रहा है माने प्रबंधन का। उस मॉडल को आप जब कंपेयर करते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट के मॉडल से जो आज दुनिया में पढ़ाया जा रहा है ना, जिसमें कि फादर ऑफ मैनेजमेंट जिसको बताते हैं ना, फेयल टेलर, ऐसे जो विदेशी है ना उनका नाम देते हैं, तो वो जिस मॉडल को वो लोग समझा रहे हैं, स्पेशली आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ है ना, उसके बाद फिर लोगों में जो औद्योगिक क्रांति वगैरह सब, उधर विदेशों में भी जब यूरोप कंट्रीज भी इस तरह से उनको पता लगने लग गया है ना, तो वो लोग जो हैं फिर एक बड़ी बड़ी किताबें लिखना शुरू किए, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो वो सारी चीज़ें तो मैंने MBA में कर रखी थी। वो चीज़ें मुझे यहाँ जातक अट्ठकथाओं में दिखने लग गई, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि जो बहुत बाकी विद्वानों ने इस पर काम किया है ना, वो सब मुझसे मतलब नीचे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अब मुझे भगवान बुद्ध ने पहले ट्रेनिंग दी है उधर, समझ रहे मेरी बात। पहले कारखानों की ट्रेनिंग दे दी, हाँ बिल्कुल, वो और मजदूरों में काम करने का मौका दिया, फिर MBA करवा दी, तो वो चीज़ें मुझे दिखने लग गई इसमें, बाकी लोगों को नहीं दिखी। तो ये जस्ट एक कोइंसिडेंस की बात है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग उस तरह से हुई है ना। और आपको बताऊं कि जहाँ पर हम लोग करते थे ना रांची में, एक वहाँ पर इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, रांची में वो भी सेल के अंडर ही आता है। उसमें सब कारखानों से बुला लेते हैं इंजीनियर्स को, मैनेजर्स को, है ना, बुला करके उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको बताते हैं कि भाई ट्रेनिंग कैसे दी जाती है ना, जो पर्सनल रिलेशंस कैसे होने चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ पर कुछ केस स्टडीज़ बताते हैं कि सपोज करो प्लांट A में
मिस्टर एक्स के साथ ऐसा मैनेजरियल प्रॉब्लम आ गई, मज़दूरों की प्रॉब्लम आ गई ना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, तो उसने कैसे उसको सॉल्व किया। अब वो दे देते हैं आपको क्वेश्चनर कि उसमें कहाँ गलती थी उसकी, है ना, या कैसे उसको करना चाहिए था। तो इसको हम लोग बोलते हैं केस स्टडी, है ना। ये MBA में भी पढ़ाई जाती है, और आज IIM में तो ऐसा बताते हैं कि पढ़ाने का उनका ढंग ही यही है। जैसे एक सब्जेक्ट को बताना है, मान लीजिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बताना, तो लोग ऐसी कहानियाँ बना करके अपने स्टूडेंट्स में बांट देते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो दिस वे ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड टीचिंग थ्रू केस स्टडीज़, है ना। मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग है थ्रू केस स्टडीज़। बहुत बार ट्रेनिंग आपके देते हैं नाटक करके, माने उसमें एक प्ले बना देते हैं उसका। अब मजदूर है, वो कुछ बोल रहा है, कुछ डायलॉग्स बोल रहा है, कुछ मैनेजर बोल रहे हैं, इस तरह से उसको बोलते हैं कि प्ले कंडीशंस, है ना। तो वो भी एक ट्रेनिंग देने का तरीका है। और आजकल तो आपको मालूम है कि यूट्यूब पर और इस पर बहुत कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, फिल्मों के माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं। उस समय जब हम लोग ये ट्रेनिंग लेते थे तो ये मेथड्स होते थे, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, है ना, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो ये जो जानने को मिला, जो ऐसे मेरी ट्रेनिंग हुई मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो केस स्टडी का मतलब मुझे पता था। अब वही चीज़ें मैं यहाँ देख रहा था, तो मुझे पता लग गया कि भाई तो वो मेथड है, पढ़ाने का मेथड है। तो भगवान बुद्ध जो अपने विहारों में पढ़ा रहे थे भिक्षुओं को, उपासकों को, आम जनता को, उनसे मिलने वाले तरह तरह के लोग आते थे। अब कौशल के राजा प्रसेनजीत भी आ रहे हैं, उधर से वो आ रहे हैं, तुम्हारा मगध वाले भी आ रहे हैं, राजा महाराजा सभी आते थे, सेनापति आते थे, है ना। तो वो उनको उसी ढंग की कहानियाँ सुनाते थे, जिसका जो फील्ड है। अब मान लीजिए कोई सब्जी वाला आ गया अपनी प्रॉब्लम लेकर के, तो उसको उसी हिसाब की कहानी सुनाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जातक कथाओं में आपकी जो मैनेजरियल केस स्टडीज़ हैं, उसका रेंज बहुत बड़ा है। अच्छा, समझ रहे, वो खाली यहीं तक सीमित नहीं है कि भाई आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, MBA के लोग, है ना, वहाँ तो सब आ रहे हैं। हाँ, साधारण से साधारण आदमी भी पहुंच रहा है, और जेतवन की और जो बिहार की समस्याएं हैं वो अपनी जगह हैं, है ना। अस्थिवीरों की अपनी समस्याएं हैं, है ना, श्रामणेरों की अपनी समस्याएं हैं। मैनेजमेंट के लिए मुख्य उद्देश्य मैनेजमेंट, है ना, पूर्ण सभी कथाओं में मैनेजमेंट कहने का मतलब अच्छा संदर्भ हो गया। हाँ, 547 में बने। और वो जो टीचिंग है उसका मेथड है केस स्टडी द्वारा। एक कहानी बताएंगे, कहानी के माध्यम से आपको उसका मैसेज मिलेगा। तो अभी कितनी किताबें होगी आपकी अभी? अब इस पर मेरी 10 किताबें होगी। 10 किताबें सर, जो कि इसी बात हो, क्योंकि 547 है, 547 का पुनर्लेखन। हाँ, तो वो जानना चाहता हूँ। हाँ, जैसे 547 कथाएं है, हाँ, तो आपने क्या लिखा फिर उसमें? मैं वही बता रहा हूँ कि 547 का जब पुनर्लेखन है तो वो धीरे धीरे किस रूप में हो रहा है। मूल हमको है पाली में, वो लिखा बुद्ध घोष ने। वो लगभग समझिए कि 300 से 400 ईसा पूर्व नहीं, इस बाद में, ईसा के बाद, ईसा शताब्दी में लिखा गया, बुद्ध घोष ने लिख दिया। ठीक है। उसके बाद जो हुआ है भारतवर्ष में, आपको मालूम है, खास करके सम्राट अशोक के पतन के बाद, साम्राज्य के बाद बहुत कुछ यहाँ हुआ है ना, जिसका कि अभी विश्लेषण मतलब करना मेरे बस का नहीं है। बहुत से लोग कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। तो जब बुद्ध घोष ने लिखी इस काल में, उसको मूल स्रोत चाहिए था कि कहाँ से कहानियाँ मिलेंगी। इसके लिए उसको जाना पड़ा श्रीलंका में। सिंघल में जो मूल कथाएं थी उपलब्ध थी, यहाँ तो बर्बाद कर चुके थे, चाहे जला चुके थे या उल्टा सीधा कर चुके थे, जो भी था। यहाँ से उनको कथाएं नहीं मिली। वो वहाँ गए सिंघल द्वीप में, वहाँ उन्होंने सिंघली भाषा सीखी
वहाँ के महास्थविरों से, महाविहारों से जो जितनी जानकारी मिल सकती तो ले करके उन्होंने पाली में लिखी। अब जो पाली का है वो समझिए कि उसका ट्रांसलेशन जा कर के किया भदंत आनंद कौशल है ना। और वो कब किया? ये किताब जो छपी हुई मिलती है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1926 में। और ये कौन सी भाषा में किया था? बदंत ये आनंद कौशल उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट, हिंदी में किया था ना? हिंदी में अनुवाद किया। कौन से साल में किया था? 1926 में। अच्छा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितने साल बीत गए, है ना। इतने साल तक ये किताब जो है धूल चाटती रही। क्यों चाटती रही? उसका कारण साफ है, कभी कोई आक्रमण कर रहा है, कभी कोई आक्रमण कर रहा है। सम्राट अशोक के काल में नहीं हुआ क्या सर इस पे कुछ काम लिखा गया होगा, है ना। जैसे कि जानकारी में आता है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम संगीत में इसका लेखन शुरू हुआ, त्रिपिटक का। ठीक है। अब त्रिपिटक में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है सुत्त पिटक, है ना। तो मुझे लगता है कि भाई सुत्त पिटक को जो इम्पोर्टेंस मिला होगा वो जातक को, उदान को, इतिवुत्थक को, जो छोटे छोटे नॉलेज की चीज़ें हैं वो उनको बाद में लिखा गया होगा, ऐसा लगता है ना। तो प्रथम संगीत में मान लीजिए 1 महीना तो संगायन हुआ, पिटक की वो गाथाएं लिखी गई, सूत्र लिखे गए। इसको स्थान मिला है खुद्दक निकाय में, और खुद्दक निकाय में भी 10वां ग्रंथ है ये। अब पाली लिटरेचर बहुत विराट साहित्य है ना, पूरी अलमारी भर जाती है और आपकी सारी उम्र लग जाएगी तो आप उतना पढ़ नहीं पाओगे, है ना। तो इसको जगह मिली है खुद्दक निकाय के 10वें ग्रंथ के रूप में। और साहित्य सम्मेलन दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन ने प्रयाग से जो ट्रांसलेशन छापा वो है 6 वॉल्यूम्स में। अच्छा, पूरी कथाएं, पूरी जो 500 आनंद कौशल की पूरी कथाएं 6 वॉल्यूम में छपी 1926 में। ठीक है। तो बहुत बड़ा साहित्य जो है वो तब जनता के सामने में आया 1926 के बाद। अंग्रेजों का काल रहा होगा उस समय, पाली के माध्यम से तो थोड़े लोग ही पढ़ रहे थे, ज़्यादा हिंदी के माध्यम से पढ़ रहे थे। अब लोगों को बात समझ में पूरी तरह से नहीं आती थी, तो वो लोग क्या करते थे कि उसमें जो बढ़िया पोर्शन है उसको निकाल लेते थे, निकाल के अलग अलग प्रकाशक उसको अलग अलग ढंग से छाप रहे हैं। मतलब बढ़िया, मतलब वो जो आसान होगा वो जो आसान होगा, है ना। तो उसमें भी जो खास करके जो बच्चों के इंटरेस्ट का है उसको निकाले, उसको अच्छे फोटोग्राफ्स के साथ या छाप दिए। कुछ जिसमें सेक्स वाली कहानियाँ हैं, देखे कि बड़ों के एडल्ट्स के मनोरंजन के लिए है तो वैसी कहानियाँ, लेकिन वो उस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया। नुकसान इसलिए बोलता हूँ कि जो असली भावना है उसकी वो किसी के उपयोग में जो चीज़ आ सकती थी वो पूरी तरह से उसका। हाँ सर, अब मैं क्या होता सर, अभी ये तो हो गया, हिस्ट्री हो गया वो। तो आपका मुलाकात आपकी शुरू है तो आपके बारे में आएगा ना वो, इसकी थोड़ी मैंने अपने बारे में तो बताया। हाँ, तो आपने जो ये किया 600 कितनी का ये किया? मैंने करीब 400 का। हाँ 400, तो 400 का आज के परिवेश में आपने लिखी है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आजच्या परिवेशामध्ये हाँ, तो नहीं, जैसे आपने वही बात आ रही है आप उसी पर आ रहे थे, क्योंकि ये तो पूरा खत्म हो गया। हाँ, ये पूरा खत्म हो अभी गया। इनका लिखने का तो अभी ये आपको पूछ रहा था, जैसे सर ने भी पूछा है कि जो आपने 10 किताबें लिखी है और उसमें कितने आपने कथाएं ली है? 400 लिए, अभी 47 बची है समझो। 147 और हाँ, 547 147 बची है। तो इसके एक किताब में कितनी कथाएं ली आपने? अब एक किताब में लगभग 60-70 तो और कितने किताबें बाकी है फिर आपके आने में? तो अगर उसी हिसाब से छापते हैं तो कम से कम 2-3 किताबें बाकी है, क्योंकि बाद वाली बहुत लंबी। हाँ। अच्छा, तो अभी जो 10 कथाओं में आपने जो छापा है, तो ये सर ने जो सवाल पूछा, तो जैसे उसमें आपने मतलब ये मैनेजमेंट के एंगल से आपने देखा है, और ये मैनेजमेंट केवल पढ़ाने का मैनेजमेंट नहीं है, पूरे जीवन का मैनेजमेंट है। तो ये जीवन का जो मैनेजमेंट आपने लिखा, तो जैसे पहली बार जब आपने लिखना चालू किया, तो वो आपके दिमाग में क्या था और पहली किताब में क्या लिखा है, आप थोड़ा बताइए। मैं बताता हूँ किस तरह से, मतलब उसका लिंक कैसे किया उसका। तो यहाँ तक जब हम लोग पहुँच जाते हैं कि भाई हमको
पीएचडी में जो रिसोर्स मिला वो था भदंत आनंद कौशल्यायन जी का हिंदी वाला अनुवाद, ठीक है। वहाँ से फिर हमारी यात्रा शुरू होती है। पीएचडी पूरी हो गई। अब मुझे लगा कि ये जो अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चल रहा है, तो अन्ना हजारे जी का जब मैं पीएचडी फिनिश कर रहा था, थीसिस लिख रहा था, उस समय अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। तो और मुझे इधर कहानियाँ मिल रही थी जो भ्रष्टाचार से संबंधित थी। तो मैंने क्या किया कि उन कहानियों को निकाल करके एक जगह कर दिया। तो मतलब इसमें भ्रष्टाचार के संबंधी कहानी थी? हाँ, कहानियाँ थी। लगभग 36 कहानियाँ ऐसी थी। तो चूँकि मामला गरम था तो मैंने जल्दी से जैसे 36 कहानियाँ निकाल ली, है ना। तो ऐसे बना, स्टार्ट हुआ, इग्नाइट हुआ वहाँ से भ्रष्टाचार जो उनका चल रहा था अभियान, भ्रष्टाचार विरोधी जो अभियान उन्होंने चलाया था, उससे फिर मुझे बल मिला। उसमें से मैंने 36 कहानियाँ निकाली। उसका पहले किताब छापी? और पहली किताब छापी, उसका नाम था भ्रष्टाचार प्रबंधन। अच्छा। जातक कथाओं से प्रेरणा लेकर, है ना, ब्रैकेट में जातक कथाओं से प्रेरणा लेकर। कौन से साल में निकली पहली किताब? ये निकल गई समझिए कि 2013 में। 11 में मेरी थीसिस का ये हुई, 2012 का समझ सकते हैं, उसी लगभग साथ में छपने में जो टाइम लगा, है ना, क्योंकि प्रकाशक लोगों का अपना सिस्टम होता है ना, पैसा ले दे करके जैसे भी हो। मार्केट में 2012 में आई? हाँ, 2012 में आ गई। और वही बड़ा एक संयोग मैं अब चलते चलते सुना देता हूँ। ये भोपाल में एक इंस्टीट्यूट है, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं अग्रवाल जी। उस समय अग्रवाल जी को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक स्टूडियो शुरू किया है, आप अपनी कहानियाँ आके जातक कथा वाली बताइए, ठीक है। अब उन्होंने चलते चलते मेरे हाथ में कुछ एक लिफाफा पकड़ा दिया, ठीक है। वो लिफाफा मैंने खोल के भी नहीं देखा क्या है। तो जब मैं प्रकाशक के पास दिल्ली में रुका और मैंने किताब, वो मैनस्क्रिप्ट जो तैयार थी भ्रष्टाचार प्रबंधन की, उसको दिया, तो उसने कहा कि सर पैसा तो हम बिना लिए छापते नहीं हैं। तो वो कहता है कि मैंने कहा कितना पैसा आपको चाहिए? तो उस समय बोला कि मुझे 4000 चाहिए। तो मैंने कहा कि देखो ऐसा है, इसमें कितना है मुझे नहीं मालूम है ना, ये लिफाफा मैं तुमको दे रहा हूँ, अगर कम है तो इसी से संतोष करना, ज़्यादा है तो तुम्हारा है। अच्छा, और लकीली 4000 ही था उसमें। क्या बात है? तो मुझे बड़ा आश्चर्य। ये इनको मालूम है, अग्रवाल जी को मालूम है? नहीं, उनको ऊपर वाले ने, मैंने कहा ऊपर बुद्ध ने तुम्हारे लिए पैसा भेजा है बस, है ना, मैंने अपनी जेब से नहीं दे रहा। तो खैर पहली किताब वैसे बनी, है ना, भ्रष्टाचार प्रबंधन वाली। फिर जब दूसरी एक पंजाब में जब वो चल रहा था डाइवोर्स केसेस का, बहुत से केसेस ऐसे हो गए हमारे आस पड़ोस में कि मुझे उस चीज़ ने बहुत विचलित कर दिया कि यार हमारा जो सर जी मिले ऐसा लग रहा है। क्लिक करा, आठवेल तुम्हाला लाइट नहीं लग रहा। मैं एमएससी में था ना, तो लाइट लेट लगता है। मैं आया भी था एमएससी में मिलने के लिए। आया भी था मैं एमएससी में मिलने के लिए। अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा किनके जैसा भी दिख रहा हूँ, ये चारों में से। हाँ, किनके जैसा थोड़ा? हाँ, इनके तुम भाई है। किसके? अभी हमने बराबर नहीं आ रही यार, क्या माफ करना, मैं बताता हूँ तुमको, मैं बताओ सही में। ये इनके भाई है। बट तुम इनके भाई आप बैठे ना, करना पड़ेगा। हाँ, भाऊ आहे तुम्ही, अपन बहुत दिन गुजारे साथ में अपन ने, घर में वगैरह मिले हैं सिर्फ। हाँ, एक बार अपन सीटर खरीदने भी गए थे। नहीं, सीटर खरीदने नहीं गए। इधर एक नहीं, अपन गए थे पंचेल टाकीज के सामने। एमएससीबी में आया हूँ, लेकिन ना टुकड़ों स्क्वायर में आपसे मिलने के लिए। आपके घर में भी आया हूँ। माफ करना है थोड़ा। नहीं, लाइट लगन दो। बहुत छोटा भाऊ है, यांचं छोटा भाऊ है प्रशांत सीपीएन बेरर। सीपीएन बेरर शायद। इतना तुम तो हीरो दिख रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? कहीं नहीं, शायद है कि बोलो ये सर, ये डाइवोर्स
का जो केसेस आप चालू रखो अपना हमारे साथ। ये डाइवोर्स के केसेस जब चल रही थी तो फिर आपने क्या ढूंढा इसमें? तो वो पंजाब में ऐसे केसेस हो रहे थे और मुझे लग रहा था कि भाई हमारे धर्म में तो इसकी डाइवोर्स की इजाज़त नहीं है ना, 14 में हम लोग पुरानी परंपरा से, तो ये सब कैसे हो रहा है। तो इसमें मुझे लकली वैसी 22 कहानियाँ जो कि उससे डाइवोर्स 22 हाँ 22, 14 में। तो उन कहानियों को लेकर के मैंने एक किताब बनाई, उसका नाम दिया दाम्पत्य कलह प्रबंधन, अच्छा तू तो हीरो दिख रहा है। यानी मैनेजमेंट ऑफ मैरिटल रिलेशंस, मैनेजमेंट ऑफ मैरिटल रिलेशंस, उसको हिंदी में बोलेंगे दाम्पत्य कलह प्रबंधन, लेकिन ब्रैकेट में वो लिखा है ना जातक कथा उसे जातक। तो वो कॉलेज क्या कॉलेज नहीं शाळा ते कुठे घाटी दुग्ध उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं इनका पुनर्लेखन कर रहा था तो एक मुझे कहानी मिली महाउम्मग जातक, उम्मग जातक, महाउम्मग जातक, उम्मग उमग अभी उम्मग जातक। अच्छा महाउम्मग जातक जो है वो पूरा एक उपन्यास है, वो कहानी नहीं है, वो चंडीगढ़ से आया इनके सर के बढ़िया। अरे वाह वाह वाह। और मैं सीपी एंड बेरा स्कूल में टीचर हूँ। अच्छा नागपूर में ना पीएचडी केलेली आहे जातक कथा होकर हाँ आणि स्वतःच्या कथा लिहिल्या आहेत. तो आपके स्कूल में बच्चों के लिए मैं आऊँगा और वो कथाएं बताऊँगा जो चलेगा है ना, हाँ तो सबको उसमें आनंद आएगा, है ना। तो वही वो उसी पर आ रहा हूँ, बच्चों वाली कहानी। अब महाउम्मग जातक में एक ऐसे बच्चे की कहानी है काही विशेष नाही जो कि बचपन से ही मैनेजमेंट की स्किल्स हैं उसमें, है ना। और वो तरक्की करते करते राजा का प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसके बाद दूसरे पड़ोसी देशों में जहाँ से आतंकवाद शुरू होता है वहाँ जाकर के उनका प्रबंधन करता है। अब देखिए कैसा संयोग है कि श्रीलंका में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसका उन्होंने थीम दिया था, क्योंकि तब श्रीलंका में भी आतंकवाद की घटनाएं होने लग गई थी, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। अच्छा ये उनका थीम था। तो मैंने यहाँ से अपना महाउम्मग जातक का पुनर्लेखन किया इंग्लिश में और उनको भेजा कि देखिए हमारे पास तो जातक कथा में है, इस थीम का इसके मैनेजमेंट का तरीका दिया हुआ है। तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया बताने के लिए, उसको अंग्रेजी में मैंने फिर बताया और उसका हिंदी में जो बात बताई, महाउम्मग जातक पूरा एक उपन्यास है। वो उपन्यास जब दिल्ली के प्रकाशकों को मिला तो उन लोगों ने कहा कि सर ऐसे है, इसका नाम हम महोषध नहीं देना चाहते। उसका बोधिसत्व कैरेक्टर है महोषध, उस महाउम्मग जातक, लेकिन उन्होंने कहा कि महोषध, मैं सोचता था कि महोषध के नाम से उस पुस्तक का टाइटल दो महोषध, लेकिन वो कहा कि नहीं कोई समझेगा नहीं, हमारी किताब बिकेगी नहीं, तो ऐसा इसका होनहार नाम दे दीजिए। अच्छा बच्चा जो होनहार होता है, मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब तीसरी किताब का नाम होनहार हो गया। हाँ तो होनहार जो है खाली एक कहानी है, महाउम्मग जातक की एक ही कहानी होनहार है ना। तो वो हो गई। उसके बाद में फिर ऐसे लिस्ट नहीं किया उसकी पूरी इसमें, लिस्ट सभी किताबों को टाइटल की, किताबों का लिस्ट तो नहीं है, टाइटल की टाइटल लिख लेता हूँ मैं, हाँ लिख, उसके बाद मैं लिखा देता हूँ। तो लिख लीजिए, पाली जातक कथाओं में मैनेजमेंट, एक चौथी किताब है। हाँ, पाली जातक कथाओं में मैनेजमेंट। उसके बाद फिर लिखा, चूँकि मैनेजमेंट को फिर मैंने बात करनी शुरू कर दी, बुद्धकीय प्रबंधन। तो पाली जातक कथाओं में बुद्धकीय प्रबंधन, ये अलग होगी ना, ये अलग कथाओं में मैनेजमेंट, हाँ। अब पाली जातक कथाओं में बुद्धकीय प्रबंधन, अब दोनों बुद्धकीय प्रबंधन दोनों अलग अलग प्रकाशकों ने छापी है ना। और उसके बाद देखिए क्या होता है कि मुझे एक ऑफ़र मिला कि सर हम लोग इस पे एपिसोड्स सीरियल बनाना चाहते हैं, मतलब टीवी सीरियल बनाना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए फिर मुझे उसका नाट्य रूपांतरण करना पड़ा, ठीक है।
अब पाली जातक कथाओं पर नाटक कितने एपिसोड का चला है? चला नहीं, बस वही इसका हो गया। दुखांत यही है कि कोई उसका पैसा लगाने के कितने लिए एपिसोड लिखे थे आपने? मैंने लगभग 10 कहानियाँ का और किया किताब के था। नाम बता दीजिए। हाँ, फिर 5 हो गए। हाँ, एक किताब का नाम फिर ये लिखा, पाली जातक कथाओं पर नाटक। अच्छा, फिर मैंने जब नहीं बना तो फिर मैंने उसको किताब के रूप में दे दिया, ओके ओके। है ना, क्योंकि उतना पैसा कोई लगाने के लिए रेडी नहीं था, 6 किताब हो गई। है ना। फिर जो 7वीं किताब आ गई वो ये थी कि हम इस पर ये करें, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, या यूट्यूब पर। तो उसमें मुझे एक ऑफ़र आया वहाँ से, वो बुद्धा टेलीविज़न से, कि आप इसमें जो सम्यक का मार्ग है उसमें आपकी कथाएं, जातक कथाएं आप मिला के, है ना। तो ये किताब आई सम्यक द्वारा निब्बान। अच्छा, सम्यक द्वारा निब्बान, ठीक है। बाद में एक जो प्रकाशक है हमारे, जो दाम्पत्य कलह प्रबंधन, मैंने एक किताब का नाम पहले दिया ना, वो लिखा आपने, हाँ। दाम्पत्य कलह प्रबंधन। उसको उन्होंने कहा कि सर ये किताब का नाम हम चेंज कर लें क्या? हाँ। तो क्या नाम दिया फिर उन्होंने उसको चेंज करके वैवाहिक जीवन सुखी कैसे बनाएं। अच्छा, उसी किताब का नाम वैवाहिक जीवन कैसे सुखी बनाएं, है ना। 8वीं किताब हो गई। हाँ, और फिर वो आ गए जो भ्रष्टाचार प्रबंधन पहली किताब थी, उसी को उसके नाम चेंज करके अब ये प्रकाशक छापने वाला है, जातक कथाओं से भ्रष्टाचार प्रबंधन की कहानियाँ। जातक अट्ठकथा, सॉरी, ये जातक अट्ठकथाओं में, जातक अट्ठकथा है ना, जातक अट्ठकथा में भ्रष्टाचार प्रबंधन की कहानियाँ। फिर आगे जेतवन की कहानियाँ, 10वीं। हाँ, जेतवन की कहानियाँ। क्योंकि हुआ क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा कहानियाँ जो हैं वो जेतवन विहार की हैं, तो उसको फिर एक जगह जेतवन विहार की कहानियों को एक जगह कर दिया, तो जेतवन की कहानियाँ बन गई। ऐसे 10 किताबें आ गई। 10 किताबें आ गई। इसमें पूरे टोटल कितने? भी 400 के करीब हो गए पूरे, लगभग 400 हो गए। ओके, है ना। तो इस तरह से करके ये इसका काफिला। रिस्पॉन्स कैसे मिला फिर आपको? अब इसका रिस्पांस, सबसे अच्छा मुझे रिस्पांस नागपुर में मिला, जहाँ लोग सुनना चाहते हैं, है ना। बाकी तो इसी तरह से है कि अपना नागपुर में क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? नागपुर में देखिए, यहाँ है ना महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र। हाँ, उद्योग। अब इसमें उद्योक्ताओं की कहानियाँ हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की कहानी, है ना, स्किल डेवलपमेंट की कहानियाँ। तो वो कहानियाँ जब उनको बताई गई तो उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह हुआ, उनको लगा कि नहीं, सचमुच में ये एक्चुअल केस स्टडीज़ हैं। फिर, है ना। तो वो फिर उन्होंने, हमारे जो वाघमारे सर हैं, है ना, उन्होंने इसको शामिल कर लिया कि आने वाले जो हमारे प्रोग्राम चलेंगे उसमें हम जातक कथाओं के माध्यम से भी ये शिक्षा देंगे। अच्छा, बोला है क्या उन्होंने? हाँ, ठीक है। अब इसमें हमारा एक काम आप और जोड़ सकते हैं कि कहाँ जो पढ़ने वाला रुचि है लोगों की, अब का जगह ले रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक हमने चैनल बनाया, वाक, WAAK, WAAA कैपिटल में, है ना, कैपिटल। हाँ, सारे चारों कैपिटल में, W कैपिटल, AA कैपिटल, है ना, K। हाँ, तो ये वाक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जिसमें करीब 240 है ना, वो जातक कथाएं जो हैं वो पढ़ी है। हाँ, उसमें ये जो चैनल है सर, हाँ, तो उसमें पढ़ाई है ना। हाँ, उनमें पढ़ाई की नाट्य रूपांतर किया है। नहीं, नाट्य रूपांतर पढ़ा है, उनको पढ़ा है। आपने पढ़ा है ना खुद? हाँ, मैंने मुझे देना आवश्यक रहता है, मुझे तुम्हारा ऐकता येईल। हाँ, है ना, कि आदमी सुन के भी उसको थोड़ा सा हो सकता है, उसमें अभ्यास हो सकता है। और एक इसमें ऐड कर लीजिए बहुजन साहित्य, एक चैनल चलता है इंदौर से,
बहुजन साहित्य, टीवी चैनल नहीं यूट्यूब का YouTube चैनल, चैनल। हाँ। वो हमारे रजत मौर्य जी चलाते हैं, तो उसमें उन्होंने 30 कहानियों का किया है। शूटिंग किया क्या? हाँ, उन्होंने मैंने इंटरव्यू करके इंटरव्यू जूम पे करके, जूम मीटिंग होती है ना, हाँ हाँ समझ गया मैं। उसमें करके उन्होंने 30 कहानियों को एक्सप्लेन किया है ना। जय भीम करते हुए, नमो बुद्धाय करते हुए, है ना। धन्यवाद।